नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना हम बैलेंसिंग वाला कर रहे हैं। हमने कल लास्ट क्लास में बैलेंस वाले क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, लिखेंगे। हाँ जी, ए कार हैविंग वेट 1800 kg, कार हैविंग वेट 1800 kg, distance between front and back axle, distance between front and back axle is 1.8 meter. Distance between front and back axle is 1.8 meter. The center of gravity is 1.05 meter. Center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by level ground. Force exerted by level ground on each front and back wheel. Force exerted by level ground on each फ्रंट एंड बैक व्हील। ये भी ना एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि गाड़ी के टायर पे कौन सा टायर जल्दी ख़राब होता है। नॉर्मली अगर हम गाड़ी की बात करते हैं ना, तो गाड़ी का ना पिछला जो टायर होता है वो जल्दी ख़राब होता है। आपकी एक्टिवा का पिछला टायर जल्दी ख़राब होता है। जो आगे वाला टायर है, फ्रंट व्हील है, जल्दी से ख़राब नहीं होता, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो हम आपको इस न्यूमेरिकल से ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या है देखते हैं। ये कार हमने बनाई है, ये कार ना एक लेवल ग्राउंड पे चल रही है। कार टोपल नहीं कर रही, पलट नहीं रही। टोपल का मतलब है पलटना। कार सीधी जा रही है, रोटेट नहीं कर रही। फ्रंट और बैक व्हील में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.8 मीटर का। 1.8 मीटर अगर कार के फ्रंट और बैक व्हील में डिस्टेंस है ना, तो ये बड़ी कार है। या आप इसको कह सकते हो कि ये एक सिंपल एक कह सकते हो कि एक मतलब पैसेंजर गाड़ी है। ठीक है, 1.8 मीटर का मतलब होगा कि गाड़ी के फ्रंट और बैक में डिस्टेंस होगा तकरीबन 2.5 मीटर का। 2.5 मीटर में एक बड़ी गाड़ी बनेगी। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ से कार का सारा वेट उठता है, वो फ्रंट व्हील से दिया हुआ आपको, वो फ्रंट व्हील से 1.05 मीटर की दूरी पे है सी पॉइंट। सी पॉइंट का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। पहले मैं डायग्राम बना दूँ। 1.8 मीटर जो गैप हो गया, ये कितना है 1.05 है, तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा 0.75। ये हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि जहाँ से कार का सारा वेट एक्ट कर रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार है, mg। आपने देखा होगा सर्विस स्टेशन पे जब गाड़ी को वो ऊपर उठा देते हैं, लिफ्ट पे रखते हैं, एक मतलब पिस्टन पूरी गाड़ी को ऊपर उठा देता है, तो बैलेंस होता है। ये नहीं होता कि पिस्टन से गाड़ी ऊपर उठा गाड़ी पलट जाए। गाड़ी कभी पलटती नहीं, टोपल नहीं करती। गाड़ी को हवा में ये ले जाते हैं 3-4 मीटर की हाइट तक। ठीक है, और किसी चीज़ से बांधते नहीं है, सिर्फ एक पिस्टन ही है जो उसको ऊपर उठा देता है बस गाड़ी को। ये आपने देखा होगा नॉर्मली सर्विस स्टेशन पे ऐसा होता है, गाड़ी पिस्टन की हेल्प से ऊपर उठती है। अगर गाड़ी का बैलेंस ना बने फिर क्या होएगा, फिर तो गाड़ी या तो इधर गिर जाएगी या इधर गिर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पिस्टन जो है ना, वो गाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उठाता है। सारा का सारा वेट कार का कहाँ पे है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, mg। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये उनको आइडिया होता है सर्विस स्टेशन वालों को कि कहाँ पे हमने पिस्टन को रखना है। गाड़ी का जो फ्रंट व्हील है वो रिएक्शन आपको दे रहा है R1, ग्राउंड पे कितना रिएक्शन दे रहा है R1। जो बैक व्हील है वो कितना रिएक्शन दे रहा है R2।
और गाड़ी किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस है, गाड़ी किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस है, सी के अबाउट, बट इज सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही बात है। तो थोड़ा सा डायग्राम मैंने बना दी। फिजिक्स के ना किसी भी न्यूमेरिकल में बिना डायग्राम के अगर आप चलोगे तो न्यूमेरिकल करने की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, तो इसलिए डायग्राम बनाने ज़रूरी है, बिना डायग्राम के नहीं बात बननी। तो हमने ये बनाया। अब अपा देखते हैं गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी ना तो ऊपर जा रही ना गाड़ी नीचे जा रही, गाड़ी आगे जा रही है। इसका मतलब है कि ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के इक्वेट कर दो, R1 प्लस R2 को mg के इक्वल कर दो। R1 प्लस R2 इक्वल टू कार का मास कितना है 1800, g की वैल्यू 10। तो इससे तुम्हारे पास R1 प्लस R2 की जो वैल्यू बनती है वो 18,000 बन जाती है। ये तभी हमने ना फोर्सेस बैलेंस की है, अपवर्ड फोर्सेस को हमने डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वेट किया बस अभी। अब देखो कार किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस है, सी के अबाउट कार बैलेंस है, तो आपने मोमेंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है, सी के अबाउट। तो हम करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सी, सी पॉइंट के अबाउट आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ जी, डायग्राम में आप चेक करो कितनी फोर्सेस लग रही है, R1, R2, R1 और mg। हाँ जी, R2 की मोमेंट क्या लिखोगे, R2 का C से कितना डिस्टेंस है 0.75, तो R2 इंटू 0.75। अब ये R2 C की तरफ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, घुमाना सी की तरफ है, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो साइन कौन सा लगा दो प्लस। दूसरी फोर्स कौन सी है, R2 तो लिख दी, दूसरी फोर्स कौन सी है C, mg सॉरी, क्या mg C में से पास कर रहा है, mg क्या क्या C से कोई डिस्टेंस है mg का नहीं है, तो mg की मूवमेंट नहीं लिखनी, क्योंकि mg का तो डिस्टेंस C से कितना है 0 है, mg की मूवमेंट नहीं बनेगी। अगली कौन सी है R1, तो R1 का C से कितना डिस्टेंस है 1.05, और R1 को अब C की तरफ घुमाओगे, कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में साइन लगेगा माइनस का, होगी सारी फोर्सेस कवर। mg लिखा नहीं अपन ने क्योंकि mg तो C में से ही पास कर रहा है, तो बस नेट इक्वल टू लास्ट में क्या कर दो 0, इन सबको नेट लास्ट में इक्वल टू क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, तो आपके पास बन जाएगा R2 इंटू 0.75 इक्वल टू R1 इंटू 1.05। कटिंग करके R2 की वैल्यू आ जाती है 1.05 अपॉन 0.75 R1। तो अगर आप और कटिंग करोगे तो ये 7/5 R1 आ जाता है। R2 की वैल्यू कितनी आती है 7/5 R1। इस R2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इस R2 की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करिए, देखिए व्हाट इज़ द आंसर। R1 प्लस R2 की वैल्यू है 7/5 R1 और टोटल आंसर कितना है 18,000। R2 की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 5, ये 5R1 प्लस 7R1 इक्वल टू 18,000, 12R1 बाई 5 इक्वल टू 18,000। तो व्हाट इज़ R1, 18,000 इंटू 5 बाई 12। करिए कटिंग, सोल्व करिए, कितना आता है R1। सोल्व करने के बाद R1 की वैल्यू आती है 7500 न्यूटन। R1 आ गया, R1 आ गया, ठीक है 7500 न्यूटन आ गया। R2 चेक करो, इक्वेशन आपके पास दी हुई है, इसमें जब हम R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट इज़ R2, सिंप्लीफाई करने के बाद R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10550। ठीक है, अब ये देखिए कौन से टायर का रिएक्शन ज़्यादा है, कौन से टायर का रिएक्शन ज़्यादा है, पिछले टायर का रिएक्शन ज़्यादा है या अगले टायर का रिएक्शन ज़्यादा है।
पिछले टायर का रिएक्शन ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? R2 ज़्यादा है, पिछले टायर का रिएक्शन ज़्यादा है। एक बात आपको समझा रहा हूँ, पिछले टायर का रिएक्शन ज़्यादा है तो पिछले टायर पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला μr होता है। तो पिछले टायर पे क्या ज़्यादा लगेगा? फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पिछले टायर पे रिएक्शन क्या है? ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो टायर में ना वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा, टायर में मतलब ख़राब टायर जल्दी होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होने से टायर जल्दी ख़राब होगा। तो इस न्यूमेरिकल में जो पिछला टायर है ना वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण इसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन के कारण ही जो टायर होता है वो ख़त्म हो जाता है। टायर ख़त्म कैसे होता है? टायर के ऊपर एक डिज़ाइन बना होता है, वो डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। अब ये डिज़ाइन आपको पता होगा, ऐसे वो क्रॉस बने होते हैं। जितना नया टायर होगा उतने क्रॉस थोड़े थिक होते हैं। जैसे जैसे टायर पुराना होता रहता है जो क्रॉस की थिकनेस कम होती रहती है, तो पिछला टायर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल था जो आपको मैंने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे ए लैडर ऑफ मास, लैडर ऑफ मास 20 kg is placed against a ladder of mass 20 kg is placed against a vertical wall, is placed against a vertical wall. Foot of the ladder from the wall is, foot of the ladder from the wall is 30 meter. Foot of the ladder from the wall is 30 meter and length of the ladder is 50 meter. Length of the ladder is 50 meter. ठीक है। फ्लोर इज़ रफ़, जो फ्लोर है, जिस फ्लोर पे लैडर रखी हुई है वो रफ़ है। फ्लोर इज़ रफ़ एंड वॉल इज़ स्मूथ। फ्लोर इज़ रफ़ एंड वॉल इज़ स्मूथ। What are the forces? What are the forces exerted by the, what are the forces exerted by the floor and the wall? What are the forces exerted by the floor and wall? Floor और walls जो है वो कौन कौन सी फोर्स, कितनी कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये भी एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है। थोड़ा सोच के देखना आप। मैं डायग्राम इसकी बना रहा हूँ। अब दिवाली पे लोग घरों में वाइट वॉश करवाते हैं, तो लैडर आपको नॉर्मली मिल ही जाएगी, लगी हुई लैडर, मतलब इस तरह की लैडर लगी हुई आपको दिखाई दे देगी। ए बी ये लैडर होगी। अभी तो मैंने लैडर खाली बनाई है, सिर्फ लैडर का वेट लिया है। अगले न्यूमेरिकल में मैं इस लैडर पे एक आदमी भी लगा देंगे। अभी सिर्फ एक ब्लैंक लैडर है। इस लैडर का वेट कहाँ पे लाई कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वेट सेंटर से लाई करेगा। अब बताओ वेट के कारण जो लैडर है वो क्या होगी? ड्यू टू इट्स वेट लैडर क्या होगी? वेट के कारण जो लैडर है वो नीचे खिसकेगी। वेट के कारण लैडर नीचे आएगी। जब लैडर नीचे आएगी तो ये लैंड कहाँ जाएगा? बी। सोच के देखो, लैडर हमने दीवार पे साथ लगाई हुई है। लैडर जब नीचे स्लिप करती है, देखो जब लैडर गिरती है तो लैडर ये तो नहीं कि गिरती है तो आगे अपने आप हो जाती है। लैडर ने गिर के पीछे जाना है, तो ये वाला एंड ए कहाँ आएगा? नीचे। बी वाला एंड कहाँ आएगा? पीछे। तो वेट के कारण लैडर गिरेगी, बी एंड कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। लेकिन जो फ्लोर है वो रफ़ है। फ्लोर क्या है? रफ़ है। रफ़ के कारण इसमें फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन लैडर को पीछे जाने से रोकेगा और फ्रिक्शन आगे लगेगा। जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा, वो लैडर को पीछे जाने से रोकेगा। अगर हम लैडर को स्मूथ सरफेस पर रखें, जैसे इस फ्लोर की टाइल स्मूथ है, अगर हम इस पर रखते हैं लैडर को तो लैडर नहीं रुक पाएगी। इसमें फ्रिक्शन कम है तो लैडर स्लिप करके पीछे गिर जाएगी। तो लैडर को लिए जो फ्लोर होना चाहिए वो रफ़ फ्लोर होना चाहिए।
ताकि फ्रिक्शन हो और फ्रिक्शन इसको पीछे खिसकने से रोके, तो फ्रिक्शन कहाँ लगे, आगे लगे। अब आपको लैडर की लेंथ दी हुई है, कितनी मीटर लेंथ दी है इस लैडर की, 50 मीटर, डाटा आप लिख रहे हैं। लैडर का फुट वॉल से कितनी दूरी पे है, लैडर का फुट वॉल से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। इसका मतलब जो BC बना वो अपने पास 30 मीटर बना, ठीक है। लेंथ ऑफ द लैडर 50 मीटर है, फुट की दूरी है 30 मीटर, तो व्हाट इज AC, अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो AC आ जाएगा 40 मीटर। पैथागोरस लगा ली। अब अपन देखते हैं फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है। हाँ जी, इस पॉइंट पे रिएक्शन N1 या R1 कह लो, और एक फ्रिक्शन आगे लगी रहे। पॉइंट A पे वॉल ने क्या देना है, रिएक्शन देना है। रिएक्शन हमेशा सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये N2 रिएक्शन जो किसने दिया है, वॉल ने दिया। वॉल ने रिएक्शन N2 दे दिया। कोई और फोर्स लगती है तो बताओ, क्या वॉल में फ्रिक्शन है? मैंने आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, वॉल इज स्मूथ। तो वॉल लैडर को गिरने से नहीं रोक रही, लैडर को गिरने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन, फ्लोर रोक रहा है, फ्लोर। अब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब लैडर ना खिसक रही है, रेस्ट में है लैडर। तो सारी फोर्सेस पहले बैलेंस करो। बैलेंस का मतलब है कि ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स से बैलेंस करो, राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाले से, पहले फोर्स बैलेंस करो। पहले हम फोर्स बैलेंस करेंगे, फिर हम टॉर्क बैलेंस करेंगे। पहले फोर्स बैलेंस करो। तो इधर लेफ्ट वाली फोर्स कितनी है, N2, राइट वाली फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन। ये लिख दिया मैंने, फोर्स बैलेंस कर दी। अगली चीज़, ऊपर वाली फोर्स कितनी है, N1, और नीचे वाली फोर्स कितनी है, mg। तो N1 की वैल्यू मैं कितनी लिखूँगा, mg। व्हाट इज m, मास ऑफ द लैडर, कितना मास है लैडर का, 20 kg लैडर का मास है। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 10, व्हाट इज N1, 200 न्यूटन। N1 तो सीधा ही आ गया, लेकिन हमें N2 नहीं पता और फ्रिक्शन नहीं पता। ये तो मैंने फोर्सेस इक्वेट करी है, लेफ्ट वाली राइट वाली से और ऊपर वाली नीचे वाली से, ठीक है। फोर्स इक्वेट कर दी। अब इक्वेट करनी है टॉर्क। अब बताइए लैडर बैलेंस है, लैडर किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस है, C के अबाउट। लैडर हर जगह हर पॉइंट से बैलेंस है, ना तो लैडर B पॉइंट पे खिसक रही है, ना लैडर A पॉइंट पे खिसक रही है, ना लैडर C पे, पूरा बैलेंस है। तो बैलेंस जब हो, पूरी बॉडी बैलेंस जब हो, तो आप मूवमेंट ऑफ फोर्स किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहे B के अबाउट निकालो, चाहे C के अबाउट निकालो, या A, आंसर सब में सेम आएगा। लेकिन हम प्रेफर कौन सा पॉइंट करेंगे, हम वो पॉइंट प्रेफर करेंगे जिस पॉइंट में से नंबर ऑफ़ फोर्सेस ज़्यादा निकलती है। क्योंकि नंबर ऑफ़ फोर्सेस ज़्यादा निकलने से B पॉइंट पे अगर मैं प्रेफर करता हूँ, तो B पॉइंट पे अगर मुझे मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालता हूँ मैं, तो मुझे किसकी मूवमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो फोर्सेस किस में से पास कर रही है, B में से, मुझे सिर्फ मूवमेंट किसकी लिखनी पड़ेगी, mg की और एक N2 की। अगर मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स C के अबाउट निकालता हूँ, तो मुझे किस किस की मूवमेंट लिखनी पड़ेगी, mg की नहीं लिखनी पड़ेगी, बाकी किसकी लिखनी पड़ेगी, N1 की, फ्रिक्शन की और N2 की। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम प्रेफर कहाँ से प्रेफर करते हैं भी, जिस पॉइंट में से नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा निकले। साइड पे ये बात नोट कर लो, ये हमें काम आएगी। हम मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रेफर करते हैं उस पॉइंट में से, हम मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रेफर करते हैं उस पॉइंट में से जिस पॉइंट में से नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा निकलती है। हम मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रेफर करते हैं उस पॉइंट में से जिस पॉइंट में से नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा निकलती है। तो फिर हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके अबाउट निकालना है, वी हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट B। B के अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स पता लगाना है कितना। तो B के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने से क्या होगा, हमें किसकी मूवमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, N1 की भी नहीं लिखनी, F की भी नहीं लिखनी, किसकी लिखनी है, mg की। तो बताना mg का B से कितना डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला।
ये पूरी लाइन कितनी है? 30 की है। 30 का हाफ कितना हुआ? 50। तो mg का b से डिस्टेंस हुआ 15, तो mg इंटू 15। डायरेक्शन बोलो, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाफ है, क्योंकि ये वेट है ना, वेट सेंटर से लाई करता, तो सेंटर से गिरेगा ऐसे। सिमेट्रिकल बॉडी है। अगर आपको नहीं क्लियर तो ये कितना आपके पास हाफ कितना है? 25 है। फिर आप ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल से एंगल निकालो, एंगल से जो बेस निकालो, फिर आ जाएगा, इतना ही आएगा। सिमेट्रिकल केस है तो जिसके कारण हमें 15 ले लेंगे। अगर नहीं पता आपको 15 तो आप एंगल ये देख लो कितना बनता है, उस एंगल से फिर वैल्यू निकाल लो, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। सिमेट्रिकल तरीके से करेंगे तो 15 होगा बस, ठीक है। सेंटर से पास कर रहा है। डायरेक्शन कैसे घूमेगी? बी की तरफ क्लॉकवाइज घूमेगी, तो साइन कौन सा लगेगा? प्लस का। तो मैंने mg की तो मूवमेंट लिख दी। अगली फोर्स कौन सी है? n2। n2 की बताइए। n2 का b से व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? n2 का b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, n2 का b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा AC, दैट इज़ 40। पता है क्या करा करो? फोर्स को आगे तक एक्सटेंड कर दो, कल भी बताया था। फिर आप देखो ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो ये डिस्टेंस सामने AC के बराबर बन रहा है, तो n2 का डिस्टेंस बनेगा B से AC। अब डायरेक्शन देखना कैसे घूमेगा n2 B की तरफ, कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। बस हो गया। बस इन दोनों का तो लिखना ही नहीं, इन दोनों का तो लिखना ही नहीं, इसका लिखना था, लिख दिया। नेट आंसर किसके बराबर करना है? 0 के। सोल्व कर लो। m कितना है? रोड का मास कितना है? 20, g की वैल्यू 10, फिर इंटू 15 माइनस n2 इंटू AC की वैल्यू है 40 इक्वल टू 0। तो आपका बन जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 15 इक्वल टू n2 इंटू 40। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कटिंग होके आ गया 5, तो n2 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 15, डैट इज़ 75। हाँ जी, n2 की वैल्यू बन गई 75। अगर आपके पास n2 की वैल्यू 75 बन गई है तो फ्रिक्शन भी कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो फ्रिक्शन भी 75, n2 भी 75, उधर से फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। अगर आपको पता लगाना है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर आपको पता लगाना है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस पॉइंट पे बताना कितना रिएक्शन है, n1 या n2? n1 तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू n1, म्यू आर। इसमें रिएक्शन कितना है? n1 है। फ्रिक्शन हमने कितना निकाला है? 75। म्यू हमें पता लगाना है, व्हाट इज़ n1? कितना निकाला था आपने n1? हाँ जी 200। तो फिर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 75/200, मतलब म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/8। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह का हमें क्वेश्चन से आना चाहिए। ये बैलेंस वाला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ फोर्स वाला हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस तरह का मैं दे रहा हूँ, ट्राई करना आपने। हाँ जी बोलिए। करके देख लो आप, आंसर सेम आएगा, सारे आंसर सेम आएंगे। अगर हमने बी की तरफ से निकाला है, सी की तरफ से निकालेंगे ना, तब भी आंसर सेम आएंगे। ये डायग्राम एक बनी हुई है, ए बी और सी। चलो पिछला क्वेश्चन ही ले लेते हैं आप, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में वेट कितना था? ये वेट कितना था? mg था। AC कितना था आपके पास? 40 मीटर था। BC कितना था आपके पास? 30 मीटर था। ये N1 रिएक्शन था, ये फ्रिक्शन था, ये N2 रिएक्शन था, यही था ना आपके पास, सारा डाटा ये था। ये पॉइंट था आपके पास C। इधर वाला पॉइंट हमने क्या लिया था पिछले क्वेश्चन में? ये वाला पॉइंट क्या लिया था हमने?
चलो वो बाई चांस गलती से हो गया होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वो मान लेते हैं। ठीक है जी। अब आपने ना मूवमेंट ऑफ फोर्स आप ए के अबाउट निकाल के देख लो, करना ट्राई। ए के अबाउट निकालना मूवमेंट ऑफ फोर्स। मैंने तो आपको बी के अबाउट निकालने के लिए बोला है, आप ए के अबाउट निकालिए। N2 का तो जीरो ही हो जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स हमने अबाउट ए निकालना है, तो N2 का तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने N1 का लिखना है। N1 का ए से जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा BO। ठीक है, यही बनेगा डिस्टेंस। N1 जो मैंने फोर्स एक्सटेंड कर दी, ये गैप देख लो, ये गैप है BO के बराबर। इसको आपने ए की तरफ घुमाना है। कौन सी डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज में साइन आएगा प्लस का। दूसरी फोर्स कौन सी आपके पास? mg है ना जी। फ्रिक्शन है, चलो दूसरी फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डिस्टेंस देखना ए से कितना है। फ्रिक्शन को आगे एक्सटेंड करोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना बनेगा, उसी फोर्स को आगे एक्सटेंड कर दो, ए से डिस्टेंस कितना बनेगा? AO। तो फ्रिक्शन का जो डिस्टेंस बनेगा आपके पास बनेगा AO। डायरेक्शन क्या बनेगी? फ्रिक्शन को ए की तरफ घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, तो साइन आएगा माइनस का। हमने फ्रिक्शन का लिख दिया, N1 का लिख दिया। अब अगला वेट आ गया। वेट का बताना, वेट mg। वेट का डिस्टेंस ए से देखना, वेट का डिस्टेंस ए से ये बनेगा, वेट ऐसे जा रहा है, ये डिस्टेंस बनेगा ए से, तो ये टोटल कितना है? 30 है। 30 का जो हाफ बनेगा वो कितना बनेगा? 15 बनेगा। डायरेक्शन देखना वेट की ए से, कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। नेट आंसर इक्वल टू 0। लेंथ ही हो गया, सोल्व कर रहे हैं अपन। N1 इंटू BO की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस फ्रिक्शन इंटू AO की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस M कितना है? M की वैल्यू है 20, G की वैल्यू 10 इंटू 15 इक्वल टू 0। अब आपको N1 की वैल्यू पिछले केस में कितनी दी हुई थी? mg के बराबर दी हुई थी। N1 की वैल्यू M है 20, G है 10, N1 आपको दिया था 200 न्यूटन। तो N1 है 200 इंटू 30 माइनस 40 इंटू फ्रिक्शन माइनस 200 इंटू 15 इक्वल टू 0। तो आपका बन जाता है 40 इंटू फ्रिक्शन इक्वल टू 200 इंटू 30 माइनस 200 इंटू 15। तो ये आपका 200 इंटू 15 आ जाएगा 40F। तो F की वैल्यू ये 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 15 75। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास 75 आ जाएगी। कैलकुलेट किया, सोल्व करा बस। 200 इंटू 30 माइनस 200 इंटू 15, 200 कॉमन आ गया, 30 माइनस 15 15 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 40F। तो सोल्व करके फ्रिक्शन 75 आ गया और पिछले केस में 75 ही आ रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट ऑफ फोर्स आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो उसको। बाकी न्यूमेरिकल बच्चे हम कल ट्राई करेंगे। थैंक यू। ये पिछला न्यूमेरिकली हमने ना पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट फाइंड की है। ठीक है जी।